मैं डॉक्टर मीनू सिन्हा चरण, जैन कॉलेज धुर्वा, इतिहास विभाग। आज मैं यूजी सेमेस्टर 6 के छात्रों के लिए विषय लेकर आई हूँ। आज का हमारा विषय CC 14 से है। विषय है द स्पेनिश सिविल वॉर, स्पेन का गृह युद्ध 1936 टू 1939। स्पेन में 1936 टू 1939 तक गृह युद्ध हुआ। स्पेन का यह गृह युद्ध यद्यपि स्पेन का आंतरिक मामला था, किंतु विदेशी शक्तियों के इसमें हस्तक्षेप करने के कारण यह गृह युद्ध अंतर्राष्ट्रीय महत्व का हो गया। इस गृह युद्ध के परिणाम भी दूरगामी हुए तथा इसने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19वीं शताब्दी में स्पेन ने यूरोपीय राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। 19वीं शताब्दी में स्पेन पहले की तरह ही स्थानीय, प्रगतिशील और संकुचित दृष्टिकोण वाला देश था। इस शताब्दी में यह कहीं-कहीं उदारवादी आंदोलन हुए, लेकिन उसे भी दबा दिया गया। स्पेन में लंबे समय से राजतंत्रात्मक शासन पद्धति थी और कुलीन वर्ग और पादरियों का प्रभाव यहाँ स्पेन की शासन व्यवस्था पर था। इसके अतिरिक्त स्पेन के कैटालोनिया क्षेत्र में आर्थिक कठिनाइयों के कारण निरंतर विद्रोही भावनाएं प्रबल होती जा रही थीं। इसी समय स्पेन को मोरक्को की समस्या का भी सामना करना पड़ा था। मोरक्को में विद्रोह हुआ, जिसका प्रभाव स्पेन की गृह युद्ध पर पड़ा। 1923 में एक सैनिक अधिकारी प्रीमो दी रिवेरा ने विद्रोहियों का दमन किया। स्पेन की सत्ता पर उसने अधिकार करने का प्रयास किया। स्पेन के राजा अल्फांसो 13 ने स्वयं को असुरक्षित समझते हुए प्रीमो दी रिवेरा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। रिवेरा ने स्पेन की संसद और संविधान दोनों को समाप्त करके अपनी शक्ति स्थापित की और अधिनायकवाद की ही उसने स्थापना की। उसने संपूर्ण शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर ली थी और 1923 टू 1930 तक एक तानाशाह की तरह वह स्पेन पर शासन करता रहा। रिवेरा के ने भाषण और प्रेस सभी पर प्रतिबंध लगा दिया था। रिवेरा ने स्पेन की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, लेकिन वह बहुत हद तक सफल नहीं रहा था। 1930 में जब वह अस्वस्थ हुआ, तब उसने परिस्थिति को देखते हुए त्यागपत्र दे दिया और फ्रांस चला गया। रिवेरा के जाने के बाद जनरल वेरेंगुअर ने सरकार बनाई। उसने रिवेरा के समान ही तानाशाही तरीके को जारी रखा। स्पेन में गणतंत्र की मांग निरंतर बढ़ती जा रही थी। स्पेन की जनता नारे लगा रही थी, राजा और राजतंत्र को समाप्त करो। राजा के प्रयासों के पश्चात भी गणतंत्र की भावनाएं कमजोर नहीं हुई और अंततः 1930 में ही अल्फांसो 13 स्पेन छोड़कर फ्रांस चला गया। इस प्रकार गणतंत्रवादियों की विजय हुई। अल्फांसो के भाग जाने के बाद जमोरा को अस्थायी राष्ट्रपति बना दिया गया। 28 जून 1931 को स्पेन में चुनाव हुए, उसमें गणतंत्रवादियों की भारी विजय हुई। स्पेन को सभी वर्गों के श्रमिकों का लोकतंत्रात्मक गणतंत्र घोषित किया गया और जमोरा को स्थायी
राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। इस समय स्थायित्व गणतंत्रात्मक सरकार ने स्पेन में अनेक सुधार किए। 1933 में स्पेन में पुनः चुनाव हुए। उसमें गणतंत्रवादियों को पहले की तुलना में बहुत कम सफलता मिली तथा कैथोलिक पार्टी के सहयोग से रिपब्लिक गणतंत्र के नेता लेरू की सरकार बनाई गई। उसने पिछली सरकार द्वारा लागू किए गए सभी अध्यादेशों को समाप्त कर दिया। अतः लेरू की नीतियों के विरुद्ध जनता में असंतोष की भावना बढ़ती गई। जनता ने अनेक बार विद्रोह किए और सरकार के प्रति कठोर कदम उठाए। 1936 में हुए आम चुनावों में गणराज्य समर्थक विभिन्न दलों ने नेतृत्व किया और अपनी सरकार बनाई। इस सरकार ने विद्रोहियों का दमन करने के लिए कठोर कदम उठाए। संपूर्ण स्पेन में अराजकता सी फैल गई थी। गृह युद्ध की स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी। 1936 के उत्तरार्ध में सबसे महत्वपूर्ण घटना यह घटी कि एक ऐसे देश में हुई जिसका अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्थान नहीं के बराबर था। 17 जुलाई 1936 को स्पेनिश मोरक्को में तैनात सेना के सेनापति फ्रैंको ने स्पेन की आंतरिक स्थिति को देखते हुए विद्रोह कर दिया। इस प्रकार स्पेन में गृह युद्ध 17 जुलाई 1936 को आरंभ हो गया। जनरल फ्रैंको सेना के साथ स्पेन में घुस गया और बिना किसी विरोध का सामना किए हुए उसने दक्षिणी स्पेन पर अधिकार कर लिया। नवंबर के मध्य तक जनरल फ्रैंको मैड्रिड के उपनगरों पर तक पहुंच गया। अतः स्पेनिश सरकार को अपना मुख्यालय दूसरी जगह स्थापित करना पड़ा। वेलेंसिया में जाकर उसने अपना कार्यालय बनाया। जनरल फ्रैंको को जर्मनी तथा इटली की सहायता भी प्राप्त थी। अतः जनरल फ्रैंको निरंतर विजय प्राप्त करता रहा। अंत में 28 जनवरी 1939 को उसने बार्सिलोना पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार संपूर्ण स्पेन पर उसका अधिकार हो गया था, जिसके बाद जनरल फ्रैंको ने स्पेन में अपनी सरकार की घोषणा की। कुछ समय के बाद यूरोपीय राष्ट्रों ने जनरल फ्रैंको की सरकार को मान्यता भी प्रदान कर दी। स्पेन का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, जैसा कि मैं ऊपर बता चुकी हूँ, कोई हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन इन परिस्थितियों में स्पेन में हुए गृह युद्ध का अन्य देशों पर भी प्रभाव पड़ना आवश्यक था। लेकिन कुछ विशेष कारणों के कारण न केवल स्पेन के गृह युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पड़ा, बल्कि वहाँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी इसने विशेष भूमिका निभाई। इस विषय पर प्रकाश डालते हुए E.H. कार ने लिखा है कि वैसे अन्य परिस्थितियों में स्पेन का गृह युद्ध अंतर्राष्ट्रीय घटना न बना होता। जिन कारणों के कारण वह अंतर्राष्ट्रीय घटना बना वे दो प्रकार के थे। एक तो इटली हाल में ही अबिसीनिया पर विजय प्राप्त कर चुका था, जिससे भूमध्य सागर का सामरिक महत्व स्पष्ट हो गया था। अतः उसने पश्चिमी भूमध्य सागर में अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाने के इस अवसर का बहुत खुशी स्वागत किया। दूसरी तरफ प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही यह विचार जोर पकड़ने लगा कि किसी देश का विशेष का आंतरिक संगठन जिस राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित हो, उस देश के अन्य देशों में उस सिद्धांत के विजय के लिए प्रोत्साहन और सहायता देना अपेक्षित था। इस सिद्धांत के आधार पर जनरल फ्रैंको को इटली और जर्मनी ने इस
गृह युद्ध के समय सहायता दी, जबकि दूसरी तरफ रूस स्पेन की साम्यवादी सरकारों को समर्थन दे रहा था। इस प्रकार स्पेन के गृह युद्ध को एक अंतरराष्ट्रीय घटना कहा जा सकता है। इस गृह युद्ध का विभिन्न देशों पर विभिन्न प्रकार का प्रभाव पड़ा, लेकिन स्पेन पर इस युद्ध का विशेष जो प्रभाव पड़ा वह था कि स्पेन का यह गृह युद्ध न केवल उसके लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए प्रभावशाली रहा। इसमें स्पेन में गणतंत्र की समाप्ति और तानाशाही की स्थापना हुई, बल्कि इसने पूरे विश्व को ही एक नए विश्व युद्ध की तरफ ढकेल दिया। इस युद्ध के आरंभ होते ही यूरोप के भी दो शिविरों में बंट गया था। इटली, जर्मनी, पुर्तगाल स्पष्ट रूप से विद्रोहियों की सहायता कर रहे थे, जबकि रूस स्पेनिश सरकार का समर्थन कर रही थी। यद्यपि रूस की अपील पर फ्रांस और इंग्लैंड भी इसमें हस्तक्षेप कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ जर्मनी और इटली के संबंध भी घनिष्ठ हो गए। इस युद्ध के कारण ही रूस इंग्लैंड और फ्रांस से नाराज हो गया था। डेविड थॉमसन ने इस विषय में लिखा है कि इस गृह युद्ध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष यह था कि इसके स्पष्ट रूप से लोकतंत्रात्मक सरकारों को पराजित करके इसने जर्मनी और इटली के आक्रामक तानाशाह सरकारें आपस में मिल सकी थीं, अथवा यह कहना चाहिए कि मिलकर काम कर रही थीं, और लोकतंत्र को कमजोर करने के कारण ये उद्देश्य अपने उद्देश्यों में सफल भी हो गई थी। इस गृह युद्ध के कारण तानाशाहों का यूरोप में प्रभाव बढ़ा, राष्ट्र संघ की कमजोरी स्पष्ट हो गई। इस स्पष्ट कमजोरी के कारण था राष्ट्र संघ कहीं भी अपने इनकी बढ़ती हुई गतिविधियों को रोकने में असमर्थ था। स्पेन के इस गृह युद्ध को एक तरह से विश्व के लिए अत्यंत हानिकारक बताया जाता है। इटली पर इस गृह युद्ध का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। इटली में मुसोलिनी का शासन था, जो कि फासिस्टवाद में विश्वास करता था। 1936 में हुए स्पेन के इस गृह युद्ध में इटली ने फासीवाद और कम्युनिज्म के मध्य संघर्ष को अपनी दृष्टि से मान लिया था। जनरल फ्रैंको की सहायता करके वह परोक्ष रूप से फासिस्टवाद की सहायता कर रहा था। फ्रैंको की सेना को मोरक्को से स्पेन लाने के लिए भी इटली ने अपने विशेष वायुयान भेजे थे। फासिस्टों के अतिरिक्त भी इटली इस गृह युद्ध का लाभ उठाना चाहता था, क्योंकि इसके भूमध्य सागर में इस अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता था, जिससे वह इंग्लैंड और फ्रांस को हानि पहुंचा सके। इसी प्रकार जर्मनी पर भी इस गृह युद्ध का बहुत स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है। स्पेन में मित्र सरकार होने के कारण जर्मनी अपने पारस्परिक शत्रु फ्रांस के लिए खतरा बन सकता था, इसलिए फ्रांस तीनों ओर से घिर जाता। यही सोच करके जर्मनी ने स्पेन के गृह युद्ध में दखल दिया। इसके अतिरिक्त स्पेन के गृह युद्ध में जनरल फ्रैंको की सहायता करके जर्मनी ने भूमध्य सागर में अपने प्रभाव को बढ़ाया और इंग्लैंड के उपनिवेशों के लिए उसने खतरा उत्पन्न कर दिया। रूस पर भी स्पेन के गृह युद्ध का प्रभाव पड़ा, जो उसकी सहानुभूति स्पेनिश सरकार से अवश्य थी और वह स्पेन की सरकार की सहायता कर रहा था। वह साम्यवादी दृष्टिकोण का समर्थक था। स्पेन में गणतंत्र की स्थापना करना आवश्यक समझता था। रूस का मानना था कि स्पेन से तानाशाही की स्थापना होने से विश्व के लिए यह एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा।
रूस का विचार था कि यदि स्पेन का गृह युद्ध स्पेनिश सरकार की पराजय हो गई तो जर्मनी का प्रभाव स्पेन पर बढ़ जाएगा। इस कारण इंग्लैंड और फ्रांस ने भी स्पेन की सरकार को मदद करने का आह्वान किया। रूस ने इस बात का भी प्रयास किया कि स्पेन के विद्रोही को इटली और जर्मनी से मिलकर सहायता पाने से रोका जा सके, किंतु रूस अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। दूसरी तरफ इंग्लैंड भी इसके गृह युद्ध से अछूता नहीं था, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड ने हर तरफ से कोशिश की कि ये उनका आंतरिक मामला है और उसमें दखलंदाजी न करे, लेकिन इतनी परिस्थितियां इतनी विकट हो गईं कि उसे भी स्पेन के गृह युद्ध में शामिल होना पड़ा। इंग्लैंड की सरकार ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी प्रकार फ्रांस, जो इंग्लैंड का मित्र था, वह इंग्लैंड का ही अनुसरण कर रहा था और स्वयं को इस गृह युद्ध से अलग रख रहा था, लेकिन यह भी संभव नहीं हुआ और उन दोनों ने मिलकर फ्रैंको की मदद की। अमेरिका पर भी इस गृह युद्ध का प्रभाव पड़ा, जिसने एक बड़े विश्व युद्ध को जन्म दिया। धन्यवाद।